ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रोतिका जसवाल। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ताज नेचर वॉक से ताजमहल को निहारने का आनंद कुछ और, अब शासन की मदद से इस पार्क की और बढ़ेगी सुंदरता। शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षक हुए परेशान, बच्चों को शिक्षित करने के लिए जाना होगा दूर दराज के गाँव। शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर शासन बेहद ही गंभीर, अब नहीं चलेंगे ताजनगरी में डीजल से चलने वाले ऑटो। और दयालबाग जाने वाली सड़क का अतिक्रमण के चलते गुटादम, अवैध दुकानों के कारण बनते हैं जाम के हालात। और अब खबरें विस्तार से। शासन के सहयोग से होगा शिवग्राम स्थित ताज नेचर वॉक का सौंदर्यीकरण, जिसके लिए सरकार ने 2.5 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि आगरा में टूरिज्म के लिहाज से बड़ा स्कोप है। सूबे की सरकार जिसे बढ़ावा देने के लिए कई अन्य प्रस्तावों पर भी जल्द फैसला लेगी। ताजमहल के पास में बने ताज नेचर वॉक में यूं तो प्रकृति पहले से ही मेहरबान है, लेकिन शासन ने भी उस पर नजर इनायत में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने करोड़ों की लागत से संवारे गए इस मैदानी भाग की खूबसूरती में और चांद लगाने का मन बनाया है। कमिश्नर प्रदीप भटनागर बताते हैं कि आगरा पर्यटन के लिहाज से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां ताजमहल के दीदार की चाह रखने वाले हजारों सैलानी रोज आते हैं। पर यहाँ खास बात ये भी है कि ताज नेचर वॉक से संगमरमर की इमारत की एक झलक पाने का अपना अलग ही मजा है। शासन ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। नेचर वॉक एक बहुत रमणीक स्थान है, ताजमहल के पास हरा भरा स्थान है। उसको और हरा भरा करने के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपया शासन ने स्वीकृत किया है। उसमें प्लांटेशन होना है, तो इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि ये जो 2.5 करोड़ रुपया खर्च हो प्लांटेशन में, ये इतना अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से खर्च हो कि जो हरियाली है ताज नेचर वॉक की, वो एक अद्भुत किस्म की उभर कर आए। तो इसके लिए जैसे दिल्ली में सब मानते हैं कि दिल्ली में जो वृक्षारोपण हुआ है पिछले 50 साल के दौरान, बड़ा खूबसूरत हुआ है, तो उसकी हम लोगों ने एक उसको मिसाल मानते हुए वहाँ से आइडियाज़ लेंगे। और लखनऊ में एनवायरमेंटल इंजीनियर जो हैं उनको भी हम बुला रहे हैं ताकि वो इसको स्टडी करें और एक अच्छा प्लान बनाएं, ताकि 2.5 करोड़ रुपया जो ताज नेचर वॉक में लगे, एक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ये साबित है। बसपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं पुलिस और प्रशासन, जिसके नेताओं ने सरकारी तंत्र पर यह आरोप लगाया है। नीले खेमे के सभी विधायकों और दर्जन पदाधिकारियों ने इस संबंध में आला अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी पीड़ा रखी। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अफसरों से सभी शिकायतों के जल्द निस्तारण की अपील भी की है। बहुजन समाज पार्टी को सरकारी मशीनरी से भारी शिकायत है। उनकी पीड़ा है कि विभागों में बैठे अधिकारी आज उनकी सुन नहीं रहे हैं, बात चाहे फिर पुलिस महकमे की हो या फिर जिला प्रशासन की। उन्होंने सभी पर बसपाइयों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बसपाइयों का कहना है कि चौकी थानों के कई मामले ऐसे हैं जिनमें मुकदमा भी लिख गया, लेकिन मामला बीएसपी से जुड़ा होने के चलते उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। आज 4-5 मामले थे आगरा के पब्लिक के। उसमें एक तो रेवती प्रसाद एक लड़का था जिसका 3 महीने पहले अपहरण हुआ था, वो बरामद तो हो गया, लेकिन जो लोग अपहरण करके ले गए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, ना वो केस खुल पाया। समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी से ही आशंका है।
कि अगर यहाँ नियम और कानून, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है तो बहुजन समाज पार्टी करती है। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी से ही उनको डर रहता है और वास्तविकता 2 साल के बाद में, 1.5 साल के बाद में सही भी होने जा रही है। पुलिस से जुड़े मामलों की एसएसपी से शिकायत करने के बाद बसपाइयों का काफिला डीएम के यहां पहुंचा, जहां उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने अपर जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और नगला बूढ़ी स्थित शमशान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की। इस मौके पर एमएलसी वीरू सुमन ने कहा कि आज प्रदेश की सपा सरकार में जनता परेशान है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। विधायक डॉक्टर धर्मपाल और भगवान सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों से क्षेत्रीय समस्याओं के शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई है। गुरुवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में हंगामा करने के बाद उसे स्थगित कर दिया गया था। कार्य परिषद की आगामी बैठक अब 8 अगस्त को होगी। बीते दिन हुए हंगामे के बाद भागे जिम्मेदार अधिकारी अब फिर से बैठक की रणनीति बनाने में जुट गए हैं, तो वहीं छात्र नेता भी एक बार फिर से कुलपति को घेरकर ईंट से ईंट बजाने की बात कहते नजर आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने इन दिनों एक नई समस्या ने जन्म ले लिया है। गुरुवार को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन कार्य परिषद की आगामी बैठक 8 अगस्त को करना चाह रहा है। आगामी बैठक के लिए जिम्मेदार अधिकारी सभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। गुरुवार को ईसी की मीटिंग में सबसे ज्यादा हंगामा छात्र नेताओं ने काटा था। छात्र नेताओं के साथ कुछ शिक्षक भी विश्वविद्यालय प्रशासन की करतूतों का विरोध कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय के आला अधिकारी अब गोपनीय बैठक कर नाराज शिक्षकों को मनाने में लगे हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी कार्य परिषद की बैठक किस तरह से संपन्न होती है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चल रहे शिक्षा मित्रों के समायोजन ने अब कई आदेश आड़े आ रहे हैं। 10 वर्षों से नगर क्षेत्र में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों को अब दूर दराज के गांवों में भेजा जा रहा है। शिक्षा अधिकारी इसे शासनादेश बता रहे हैं, तो दूसरी ओर पीड़ित शिक्षा मित्र इसे अधिकारी की मनमानी कह रहे हैं। 10 वर्षों से बेसिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्र अब सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए जा रहे हैं। समायोजन के बाद शिक्षा मित्रों को एकल विद्यालयों में तैनात किया जा रहा है। तैनाती के इस आदेश से शहर भर के 40 शिक्षा मित्रों के समक्ष मुश्किल खड़ी हो गई है। अब तक ये शिक्षा मित्र नगर क्षेत्र के अपने इलाकों के विद्यालयों में ही तैनात थे। शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार बता रहे हैं। बीएसए देवेंद्र प्रकाश के मुताबिक शिक्षा मित्रों की तैनाती शासनादेश के अनुरूप की जा रही है। देहात क्षेत्र के उन विद्यालयों को प्राथमिकता दी जा रही है जो शिक्षक विहीन हैं या फिर एकल शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। अब तक शिक्षा मित्रों को 3500 रुपए पगार मिलती थी। सहायक अध्यापक बनने के बाद शिक्षा मित्रों को पूर्ण शिक्षक का वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षा मित्र बीएसए के आदेश को मनमानी बताते हुए पुरजोर विरोध जता रहे हैं। जिले भर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों का भौतिक सत्यापन 10 अगस्त के बाद कराया जाएगा। डीआईओएस दिनेश कुमार ने चेकिंग अभियान के लिए 4 अलग-अलग टीमें गठित की हैं, जो हर विद्यालय में जाकर शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं का बारीकियों से निरीक्षण करेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सख्ती दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। जुलाई माह निकल जाने के बाद अब शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। डीआईओएस दिनेश कुमार ने जिले भर के विद्यालयों के औचक निरीक्षण के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों का बिंदुवार निरीक्षण कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान शैक्षिक गुणवत्ता के साथ साथ विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। मैं हूँ और एसोसिएट साहब हैं और जैसी प्रिंसिपल के नेतृत्व में टीम बना के विद्यालयों की जाँच कराई जाएगी और पठन पाठन और गुणवत्ता का पूरा निरीक्षण किया जाएगा कि शिक्षकदारी के अनुसार क्या विद्यालय के संबंधित प्रवक्ता पब्लिक सहायता पठन पाठन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम लोगों ने सभी विषयों का पाठ्यक्रम विभाजन भी कराया है और ताकि पूरे जनपद में एक समान पाठ्यक्रम विभाजन की प्रक्रिया लागू की जाए और कोर्स को निर्धारित समय पूरा करने में इससे आसानी। जिला विद्यालय निरीक्षण ने निरीक्षण के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान किसी भी तरह की खामी मिलने पर सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी और उनकी उपस्थिति पर भी गंभीरता से जांच की जाएगी, जिससे फर्जी छात्र दर्शाकर छात्रवृत्ति हड़पने के मामले पर अंकुश लगाया जा सके।
अब अधिकारियों की इस सख्ती का असर विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने में कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बढ़ते वायु प्रदूषण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शासन के आदेश पर ताजनगरी में अब डीजल से चलने वाले लोडिंग ऑटो पर प्रतिबंध लग गया है। अगर संभागीय परिवहन विभाग अधिकारी ने इन ऑटो के स्थान पर नए सीएनजी लोडिंग ऑटो के रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिए हैं। अब ताजनगरी में डीजल से चलने वाले लोडिंग ऑटोज नहीं चलेंगे। ताजनगरी में ताज की सुंदरता को बचाए रखने और वायु प्रदूषण में सुधार लाने के लिए डीजल से चलने वाले लगभग सभी वाहनों पर प्रतिबंध लग चुका है, जिनमें अब लोडिंग टेम्पोज भी शामिल हो गए हैं। वहीं इन टेम्पोज को चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वालों की आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए आगरा संभागीय परिवहन अधिकारी ओपी सिंह ने इन चालकों को 2 ऑप्शंस दिए हैं, जिनमें से एक है कि वो इन ऑटो को शहरी क्षेत्र से बाहर चला रहे या दूसरा है इन टेम्पो को बेचकर नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आरटीओ में इस फैसले के बाद नए सीएनजी ऑटो के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। वहीं आरटीओ ओपी सिंह ने बताया कि आदेश के बाद डीजल से चलने वाले लोडिंग ऑटो को शहरी क्षेत्र में चलते देखा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताज न्यूज। Sharda Group of Institutions, with its Hindustan campus and Anand campus, has been awarded the Outstanding Placements Award by HD Media for 2 years in a row, a result of placing more than 17,000 students in over 2,200 corporate. Come, be a part of Sharda, a leader creating future leaders. For admissions, log on sgei.org. हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये जो हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज AD अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताजनगरी 2 में AD अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताजनगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताज न्यूज। चले बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
देश में हो रही गौ माता की दुर्दशा को रोकने और गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए गौ भजन संध्या का आयोजन ताज नगरी में किया जाएगा। 4 अगस्त को कमलानगर के महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में गौ भजनों के साथ साथ शहर के समाज सेवियों और गौ सेवकों को भी सम्मानित किया जाएगा। आगरा गौ सेवा फाउंडेशन आवारा गौवंश के लिए एक विशाल आधुनिक गौशाला का निर्माण भी करा रही है। ये गौशाला का एक नया निर्माण हो रहा है। आगरा गौशाला गौ सेवा फाउंडेशन के नाम से संस्था है। ये आगरा में बहुत अच्छी बड़ी भव्य गौशाला का निर्माण चल रहा है। ये एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम 4 तारीख को, 4 तारीख के कार्यक्रम में आज जो है इसमें कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हम आगरा के शहरवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि गौ रक्षा के लिए, गौ संरक्षण के लिए, गौ सेवा के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। 4 तारीख को अग्रवाल सेवा सदन कमलानगर में गौ भजन संध्या का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि जो हमारे गौवंश प्रेमी हैं उनको जागृति आए और गौवंश का संरक्षण हो सके। जो अभी उस्मानपुर में गौशाला बन रही है 9000 वर्ग फुट में, उसमें कई वार्ड बनाए जाएंगे स्वस्थ गायों के लिए, बीमार गायों के लिए, वृद्ध गायों के लिए और बछड़ों के लिए। चिकित्सा की सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। फर्टिलिटी और डिलीवरी वार्ड भी अलग बनाए जाएंगे वहाँ पर। उसमें एक खास बात यह है कि एक फव्वारे का भी उन्होंने इंतजाम किया हुआ है हम लोगों ने। उसमें जो गाय जब चल के आएंगी तो फव्वारे से स्नान करती हुई और अपने वार्ड में प्रवेश करेंगी। और ये गौशाला का जो प्रोग्राम है ये 4 तारीख को हम लोग कर रहे हैं, इसमें भजन संध्या है। और मैं आगरा के सभी गौवंश प्रेमियों को आमंत्रित करता हूँ कि इस भजन संध्या में शामिल हों। भगवान चौक के चौराहे से दयालबाग की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों अतिक्रमण की मार झेल रहा है। सड़क के दोनों ओर लगी अवैध दुकानों की वजह से राहगीरों का पैदल निकलना भी दूभर हो गया है। इसी अतिक्रमण की वजह से यहाँ आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। दयालबाग क्षेत्र के अतिक्रमण की वजह से राहगीरों को इन दिनों बेहद मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान टॉकीज दयालबाग मुख्य मार्ग के दोनों तरफ दुकानदारों ने अवैध बाजार सजा रखे हैं। कहीं फलों की ठेल लगी है तो कहीं सड़क पर ही वाहन पार्क हो रहे हैं। 80 फीट चौड़े मार्ग पर अतिक्रमण की वजह से राहगीरों का पैदल निकलना तक मुश्किल हो गया है। अतिक्रमण की वजह से इस मुख्य मार्ग पर अक्सर जाम के हालात बने रहते हैं। दयालबाग के राधा स्वामी मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन जाम के हालात की वजह से पर्यटकों को बेहद मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। वहीं इस मार्ग पर बढ़ते अतिक्रमण की तरफ किसी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं है। बहरहाल देखना अब ये होगा कि संबंधित विभाग आखिरकार इस ओर अपना ध्यान कब दे पाता है। जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बैराज निर्माण को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत जिला अध्यक्ष सरोज सिंह चौहान ने दीवानी चौराहे स्थित भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंपलेट बांटकर लोगों को जागरूक किया। भारत माता की प्रतिमा पे मैंने फूल माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया है। काफी समस्याओं से जल की समस्या चल रही है, तो आगरा में जमुना में बैराज बनाने की मांग चल रही है। मैंने कई बार अधिकारियों को, प्रशासन को ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन उनके कान पर कोई जू नहीं रिंग रही है। इस बार महिला कांग्रेस ने शपथ ली है कि इस बार जमुना में बैराज बनाएगी, जन जन से सहयोग लेगी। आज हमने ये पेम्पलेट छपवाए हैं, जनता तक मैसेज पहुंचाना है कि बैराज बनाने के लिए सारी आम जनता मुझे सहयोग करे। इस मुद्दे को आप कोई एक राजनीतिक ना लिया जाए, क्योंकि ये सब आम जनता की समस्या है। सभी को पानी की ज़रूरत है, इसलिए महिला कांग्रेस आज ये संकल्प ले रही है कि इस बार हम पानी के लिए जमुना में बैराज बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बनाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने बहुत समय से चल रही इस मांग को आज उठाया है। हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बैराज आगरा की मेन समस्या है। बैराज न बनने से आगरा की जनता प्यासी मर रही है, पानी नहीं मिल रहा, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। और बैराज अगर बन जाता है तो आगरा का चौमुखी विकास होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, हमारी बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन किसी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। उसको जगाने के लिए, जनता में जागृति लाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पैम्पलेट बांधकर पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। उसके बाद फिर नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी, धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, लेकिन बैराज को हम बनाकर रहें, इसके लिए आज ये संकल्प लिया है। ग्राम मंगटे के पूर्व प्रधान की रंजिशवश गोली मारकर हत्या कर 3 आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज वीरेंद्र कुमार की अदालत ने सुनवाई के दौरान तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला थाना जगदीशपुरा से संबंधित है।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार मुकदमे के वादी इस्लाम के पिता पप्पू गांव मगटई के पूर्व प्रधान थे। थाना पुलिस से जानकारी होने के कारण वो नेक कार्य में पुलिस की मदद करते थे, जिसके कारण गांव के आपराधिक किस्म के व्यक्ति उनसे रंजिश मारने लगे। 30 अगस्त 2007 को वादी के पिता घर पर मौजूद थे। उसी दौरान आरोपी उन्हें घर से बुलाकर ले गए और रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर वादी के पिता की निर्मम हत्या कर दी। मामले में विचार करने के बाद अपर जिला जज वीरेंद्र कुमार की अदालत ने तीनों आरोपी मुरारी प्रजापति, प्रीतम और खेमा को दोषी मानते हुए उम्र कैद और 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शशि कुमार शर्मा द्वारा की गई। वाणिज्य कर विभाग ने व्यापार कर चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। विभाग द्वारा दिन रात चेकिंग अभियान के तहत प्रदेश भर से आने वाले वाहनों को व्यापार कर चोरी करते पकड़ा गया है। विभाग के मुताबिक पकड़े गए वाहनों से विभाग को लाखों रुपए की राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। वाणिज्य कर विभाग व्यापार कर चोरी को रोकने में सक्रियता दिखा रहा है। व्यापार कर चोरी को रोकने के लिए विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि आगरा शहर में बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है। विभागीय अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लाखों रुपए की बड़ी व्यापार कर चोरी पकड़ी है। विभाग की मोबाइल और SIB टीम के संयुक्त प्रयास से प्रदेश बाहर आने वाले दर्जनों वाहनों को व्यापार कर चोरी के साथ साथ कागजातों में काफी हेरफेर करने के चलते विभाग परिसर में लाया गया। पकड़े गए वाहनों में से अधिकतर वाहन राजस्थान के हैं। विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। वहीं अधिकारियों का ये भी कहना है कि पकड़े गए वाहनों से विभाग को अच्छा राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए ताज न्यूज। Sharda Group of Institutions, with its Hindustan campus and Anand campus, has been awarded the Outstanding Placements Award by HT Media for 2 years in a row, a result of placing more than 17,000 students in over 2,200 corporate. Come, be a part of Sharda, a leader creating future leaders. For admissions, log on sgei.org. हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये जो हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील्ड दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज AD अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में AD अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताज न्यूज़। चले बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। किसी समय में राजनीति में केवल पुरुषों का ही अधिकार होता था, लेकिन आज महिलाएं अपने विचार न सिर्फ अन्य मुद्दों पर बल्कि देश की राजनीति पर भी बराबर रख रही हैं। इस आधी आबादी को हर वो चिंता और फिक्र है जिस पर कभी केवल एक वर्ग विशेष का अधिकार ही माना जाता था। इसी को लेकर होटल पूनम प्लाजा में किटी पार्टी के माध्यम से महिलाओं ने अपने अपने विचार रखे। सरकार बदलने के बाद लगा था कि अब अच्छे दिन जरूर आएंगे, लेकिन लगभग 3 माह बीत जाने के बाद भी पब्लिक को वो बात महसूस नहीं हो पा रही जो उसने अपने मत का प्रयोग करते समय सोची थी। इसी बात को लेकर समाज का हर वर्ग चिंतित है, तो फिर महिलाएं इस चिंता से कैसे बच सकती हैं? इसी पॉलिटिकल थीम को लेकर शहर के पूनम प्लाजा होटल में किटी का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा बल्कि हर उस बात पर चर्चा हुई जिसे लेकर समाज का हर व्यक्ति आज परेशान है। अपनी बात को सही ढंग से कहने के लिए महिलाओं द्वारा स्लोगन्स का भी प्रयोग किया गया था। होटल पूनम प्लाजा में किटी पार्टी के बहाने जुटी इन महिलाओं ने राजनीति पर खुलकर अपने विचार रखे। पर्यावरण संतुलन के लिए बारिश होते ही शहर भर में जगह जगह वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से आगरा कॉलेज में सैकड़ों वृक्ष लगाए गए। देश भर में हो रही प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए शुक्रवार को वृक्षारोपण को बेहद जरूरत बताया गया। इसी क्रम में आगरा कॉलेज हॉस्टल में पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कॉलेज प्राचार्य मनोज रावत ने पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की। कॉलेज प्राचार्य के मुताबिक वृक्षारोपण अभियान कॉलेज के सभी हॉस्टल और संकायों में चलाया जाएगा। देखिए, जैसा उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार पर्यावरण के प्रति जागरूक है, बच्चों को भी हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि बच्चे पर्यावरण के प्रति अपने प्रदर्शन दें, अपनी सहभागिता का। उद्देश्य है कि पंजाब नेशनल बैंक सबसे पहले तो अनुग्रहित है आगरा कॉलेज में प्रिंसिपल साहब का कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि पेड़ों के बिना जिंदगी नहीं हो सकती है। एनसीसी कैडेट्स को पौधों की जिम्मेदारी सौंपते हुए वृक्षों के महत्व को प्राचार्य ने विस्तार से समझाया। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी भी वृक्षारोपण के मौके पर मौजूद रहे। कॉलेज प्राचार्य ने वृक्षारोपण के मौके पर एनसीसी कैडेट्स के कार्यों की भी जमकर प्रशंसा की। साथ ही सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज कार्यकाल के दौरान इन वृक्षों की देखभाल की शपथ भी दिलवाई। वर्ल्ड ओरल हाइजीनिक डे के अवसर पर दिल्ली गेट स्थित क्लिनिक पर निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों दंत रोगियों का निःशुल्क चेकअप कर दवाइयां वितरित की गई। साथ ही डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श भी दिया गया। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। निःशुल्क चेकअप कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया, डेंटल चेकअप कैंप का। इसमें एक्चुअली आजकल जो बीमारियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं पान मसाले खाने से, और रेगुलर वे से क्या होता है मुंह से बदबू काफ़ी स्मेल आती है, क्योंकि पेस्ट लोग कर नहीं पाते हैं, तो पता लगता रहता है कितनी बार हमें करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और ओरल हाइजीन एक बहुत ऐसी चीज़ है जो कि पूरी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मोस्टली ठीक ढंग से ब्रश नहीं करने से दांतों में मैल जमा हो जाता है, उस मैल की वजह से पायरिया हो जाता है। जब हम ठीक से ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। कीड़े जब बहुत ज़्यादा गहरे और नस के पास पहुंच जाते हैं तो दांत की जड़ के नीचे के मवाद पड़ जाता है। उस स्टेज में दांत को निकालना पड़ता है या दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ठीक करना पड़ता है, जो कि एक लंबा प्रोसीजर है। मानसून के मौसम में वन विभाग द्वारा चलाए जाने वाला सालाना वन महोत्सव चेतना केंद्र के लिए सौगात लेकर आया है। वन विभाग खंडारी चौराहे पर बदसूरत हालत में पड़े चेतना केंद्र में वन महोत्सव के तहत पौधों को लगवाया जाएगा, जिससे इस स्थान की हालात में सुधार हो सकेंगे। बाद में इसे एक पार्क का रूप भी दिया जाएगा। वन चेतना केंद्र के सौंदर्यीकरण की चर्चा एक बार फिर गर्मागर्मी में है। खंडारी चौराहा स्थित इस स्थान को अब वन विभाग वन महोत्सव के दौरान सुंदर बनाने का प्रयास करेगा। वन विभाग को इस बार वन महोत्सव के तहत 2.5 लाख पौधे रोपे किए जाने को मिले हैं, जिन्हें शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगाया जाना है। इन्हीं में से एक खंडारी चेतना केंद्र पर इन पौधों को लगाया जाएगा। जो डीएम साहब द्वारा एक रिक्वेस्ट भेजा गया था कि उसका प्रोजेक्ट बना के दे दें, तो वो मैंने उनको उपलब्ध करा दिया है। संभवतः अगले वित्तीय वर्ष में हमें कुछ धनराशि उपलब्ध होगी तो उसका हम जो है जीर्णोद्धार करेंगे, इसलिए कि वो स्थल एक ऐसा स्थल है जहाँ पे आसपास के लोगों के लिए एक अच्छा सुबह घूमने के लिए केंद्र बन सकता है। तो उस दृष्टि से हम उसको डेवलप करेंगे, मोस्ट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। वन विभाग इससे पहले भी इस चेतना केंद्र को सुंदर बनाने के प्रस्ताव को ला चुका है, पर न जाने किन कारणों से हर बार इस स्थान की अनदेखी होती रही है। एक बार फिर वन विभाग ने खंडारी चौराहे पर बदसूरत हालात में पड़े चेतना केंद्र को सुंदर बनाने की पहल की है। देखना होगा क्या इस बार भी वन विभाग अपने वादों पर
विफल होता है या फिर इस बार इस स्थान का सौंदर्यीकरण करके पुराने वादों पर विराम लगाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का पर्व मनाया जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है। इस माह को एक तरफ जहां भगवान भोलेनाथ से जोड़कर देखा जाता है, तो वहीं नाग को उनका प्रिय गहना भी माना गया है। इस नाग पंचमी के अवसर पर शहर भर में तमाम बायगीर देखने को मिले और श्रद्धालुओं ने इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया। हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है। महाभारत ग्रंथ में नागों की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप के 13 पत्नियां थीं, इनमें से एक कद्रू भी थी। कद्रू ने अपने पति महर्षि कश्यप की बहुत सेवा की। इससे प्रसन्न होकर महर्षि कद्रू ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रू ने कहा कि 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हों। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया और इसके फलस्वरूप सर्पों की उत्पत्ति हुई। इनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक आदि प्रमुख थे। कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता और भाइयों ने मिलकर विनीता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी शुरू की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने शेषनाग को ये भी कहा कि पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है। अब तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार रखो कि ये स्थिर हो जाए। और इस तरह शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजमान होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगरा की ताजा तरीन खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए ताज न्यूज। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।